हेलो फ्रेंड्स, हम हैं ऋषि रंजन और आप देख रहे हैं ज्ञान का अड्डा। और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक है बिहार एसएससी स्नातक एवं इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन बैंक, जो कि 2011 से लेकर 2025 तक का संग्रह किया हुआ है रुक्मणी प्रकाशन के बुक में। उसमें हम सेट 1 का साइंस का क्वेश्चन देखेंगे कि साइंस का क्वेश्चन कहाँ से आया है, कैसे आया है, और उसका डिस्कशन करेंगे कंप्लीट। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्त, लिखा है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन कराने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो घड़ी क्या होगी। ऑप्शन है यहाँ पे कि ऑप्शन ए में है सुस्त है, बी में है तेज हो जाती है, ऑप्शन सी में है पृथ्वी के समान समय देगी, ऑप्शन डी में है कार्य करना बंद कर देगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कि घड़ी के जो पेंडुलम है वो सुस्त पड़ जाएगी, घड़ी की चाल जो है सुस्त पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी सुस्त दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आवर्त काल जो अगर टाइम पीरियड जो है वो अगर बढ़ेगा तो समय क्या होगा, तो पेंडुलम क्या हो जाएगी, सुस्त पड़ जाएगी। पेंडुलम क्या होगी, सुस्त पड़ जाएगी। अगर टाइम पीरियड घटेगा तो पेंडुलम क्या होगी, तेज हो जाएगी। टाइम पीरियड घटेगा तो पेंडुलम तेज हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड बढ़ेगा तो सुस्त पड़ेगी, टाइम पीरियड घटेगा मतलब आवर्तकाल घटेगा तो तेज हो जाएगी। अब देखते हैं हमारा जो आवर्तकाल का सूत्र होता है क्या, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ पे एल क्या है, पेंडुलम की लंबाई है, पेंडुलम की लंबाई है। और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। जी का मान क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है दोस्तों, तो अगर जी का देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, आवर्तकाल जो है गुरुत्वीय त्वरण का व्युत्क्रमणपाती होता है। आवर्तकाल जो है गुरुत्वीय त्वरण का व्युत्क्रमणपाती होती है और आवर्तकाल जो है लंबाई का समानुपाती होती है, पेंडुलम की लंबाई के समानुपाती होती है। ये यहाँ पे दो चीज है लिखा हुआ है कि आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमणपाती होती है और लंबाई के समानुपाती है दोस्तों। तो अगर जी का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा और जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा तो सुस्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चंद्रमा पर ले जा रहे हैं, तो चंद्रमा पर जो जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, पृथ्वी से कम होता है। तो जी का मान चंद्रमा पे कम हो गया तो आवर्तकाल बढ़ गया और आवर्तकाल बढ़ेगा तो पेंडुलम की जो गति होगी वो सुस्त पड़ जाएगी दोस्तों। इसलिए इसका आंसर सही आंसर होगा सुस्त, सुस्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं हम लोग पेंडुलम की। तो पेंडुलम का खोज किसने किया था दोस्तों, पेंडुलम का खोज किसने किया था, पेंडुलम का खोज किसने किया था, खोजकर्ता का नाम क्या है, गैलीलियो। पेंडुलम के खोजकर्ता का नाम क्या है, गैलीलियो, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो। अब बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होती है, सुस्त पड़ जाती है। घड़ी क्या होती है दोस्तों, सुस्त पड़ जाती है। चंद्रमा पर जी का मान घटता है जिससे आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है और इसलिए घड़ी क्या होती है, सुस्त हो जाती है। जी का मान बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा तो जो आवर्तकाल जो है उसका मान क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमणपाती होता है। क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे कि टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो अगर जी का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा और जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा और आवर्तकाल अगर बढ़ेगा तो सुस्त होगी, आवर्तकाल अगर घटेगा तो पेंडुलम क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। यहाँ पे पेंडुलम के आवर्तकाल पर प्रभाव दिया हुआ है यहाँ पे कि गर्मी बढ़ने पर, गर्मी के दिनों में क्या होता है, लंबाई बढ़ जाती है। हमने बताया क्या कि जो आवर्तकाल होता है लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। अगर लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा दोस्तों तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा और जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो सुस्त हो जाएगी, पेंडुलम क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। और ठंड में लंबाई क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसकी वजह से आवर्तकाल भी घटेगा क्योंकि ये सीधा समानुपाती होता है। आवर्तकाल के लंबाई समानुपाती होता है और लंबाई घटने पर ठंड में लंबाई घट जाती है जिसकी वजह से आवर्तकाल घट जाता है और घटता है तो घड़ी की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी दोस्तों, पेंडुलम की गति तेज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम कि यदि वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार अपना गति को दोहराती है उसको आवर्त गति कहते हैं। यदि वस्तु अगर निश्चित समय के बाद, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये पेंडुलम हुआ, हमारे पास ये पेंडुलम हुआ, ये पेंडुलम है और एक निश्चित समय के बाद
1 सेकंड में अपनी गति को बार-बार दोहराती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवर्त गति कहते हैं उसे। और आवर्त गति का जो है फॉर्मूला होता है क्या कि आवृत्ति हो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि आवृत्ति जो है 1 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी है, उसे हम आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है कितना? 1/t। फॉर्मूला क्या होता है? 1/t, या फिर सेकंड इनवर्स बोले या फिर हर्ट्ज बोले। ठीक है, इसका क्या होता है? मात्रक होता है क्या फ्रीक्वेंसी का? हर्ट्ज में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, या फिर सेकंड इनवर्स बोलते हैं इसको। सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है हमने आपको बताया t बराबर 2π√L/g, जो कि t है इसके सीधा समानुपाती होता है, इसके व्युत्क्रमणपाती होता है, गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमणपाती होता है और लंबाई के समानुपाती होता है। दोस्तों, पृथ्वी के सतह से ऊपर या सुरंग के अंदर जाइएगा, मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके सतह से अगर आप ऊपर जाइए या फिर इसके नीचे जाइए तो आवर्तकाल जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। सतह से ऊपर जाइए या फिर नीचे जाइए तो जी का मान क्या होगा? जी का मान घटेगा। जी का मान घटेगा, जी का मान कम होता है। जी का मान हमेशा कम होता है। कब? जब ऊपर सतह से ऊपर जाइए या फिर नीचे जाइए तो जी का मान क्या होगा? कम होगा। जी का मान कम होगा, और जब जी का मान कम होगा तो आवर्तकाल का मान हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, सतह से ऊपर या सतह से नीचे जाइए तो जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है घटेगा और आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे घड़ी क्या होती है? सुस्त हो जाएगी। आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी पेंडुलम की गति क्या होगी? सुस्त होगी, और आवर्तकाल घटेगा तो पेंडुलम की गति बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी धागे में एक पत्थर को बांध लेते हैं और इसका लंबाई मान लीजिए कि 2 मीटर है, तो ये जो है अपना रोटेशनल जो इसका टाइम है, रोटेशनल टाइम है, वो अपना जो है ज्यादा समय लगेगा, और एक है जो इसकी लंबाई जो है वो 1 मीटर ही है, तो ये जल्दी जल्दी घूमेगा कि ये वाला जल्दी जल्दी घूमेगा? तो जाहिर सी बात है कि जिसका लंबाई कम है वो जल्दी जल्दी घूमेगा। तो जिसका लोलक की लंबाई कम होगी, पेंडुलम की लंबाई कम होगी, उसकी गति जो है वो तेज होगी। जिसका ज्यादा होगा लंबाई, वो क्या होगा? उसका आवर्तकाल जो है आवर्तकाल ज्यादा होगा। जिसका लंबाई ज्यादा होगा उसका आवर्तकाल भी ज्यादा होगा और वो सुस्त भी होगा। इसीलिए घड़ी की अगर बात करें पेंडुलम की, गर्मी के दिन में लंबाई बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो सुस्त पड़ जाती है, और ठंडा के दिन में लंबाई छोट हो जाती है जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी अपना गति करता है, जिसकी वजह से वो तेज होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है क्या कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होगा? ठीक है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में, वायु क्या है आपका? विरल माध्यम हो जाएगा, और कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो जब बोल रहा है कि वायु जो है विरल से सघन माध्यम में जाएगी, यानी वायु से कांच से होकर गुजरती है, तो बोल रहा है कौन सा परिवर्त प्रभावित होगा? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा वेग तीनों बदलेगा। वेग, केवल वेग बदलेगा या फिर तथा आवृत्ति बदलेगा, या फिर केवल तरंगदैर्घ्य या केवल आवृत्ति बदलेगा, या केवल तरंगदैर्घ्य या वेग बदलेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि विरल से सघन माध्यम में जाए या फिर सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जाए, किसी भी स्थिति में आपका आवृत्ति जो है, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। आवृत्ति है वो क्या है? कभी नहीं बदलती है। आवृत्ति में बदलाव नहीं होती है, ये अनचेंज रहता है। बाकी सभी कंपोनेंट में, घटक में बदलाव होगा, लेकिन आवृत्ति में बदलाव नहीं होगा। तो जिसमें भी आवृत्ति दिया है वो कभी इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। ये ए, बी और सी तीनों में आवृत्ति दिया था, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। केवल ऑप्शन होगा डी कि तरंगदैर्घ्य बदलेगा और वेग बदलेगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं इस पे, हम पढ़ते हैं कि जब प्रकाश की तरंगे, एक सेकंड, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होगा दोस्तों। पर प्रकाश के तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति जो है वो अप्रभावित होती है। आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है दोस्तों। फिर बोला जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय विरल माध्यम से प्रकाशीय सघन डेंसर माध्यम में जाती है, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करेगी प्रकाश किरण, तो जो वह माध्यम के पृष्ठ पर खींचे गए लंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे ये है आपका, ये है विरल माध्यम, ये है सघन माध्यम। तो अगर यहाँ पे ये आपका लंब है, ये आपका लंब है, तो यहाँ से अगर इधर जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपने लंब की ओर झुक जाएगी। जो किरण जो है वो लंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी, इधर झुक जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही बात बोल रहा है।
और सघन से विरल में जाती है तो लंब से दूर हो जाएगी। अगर यहाँ बता रहे हैं कि अगर ये है, अगर सघन से विरल में जाएगी, ये आपका सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा कि ये किरण जो है अपना अभिलंब से दूर हो जाएगी। ये आपका अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है, इसको अभिलंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं, जो भी बोल लीजिए, अभिलंब है ये। और तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, ये दूर हो जाएगी किरण। किरण जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, और विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। अभिलंब से देखिए यहाँ पे बड़ा एंगल बना रहा है, यहाँ पे अभिलंब की ओर झुका हुआ है तो इसलिए छोटा एंगल बना रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट तो बात करते हैं हम अगर कि प्रकाशीय सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम जबकि विरल माध्यम में अधिक होता है। जाहिर सी बात है कि वायु में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा और ठोस में प्रकाश का वेग कम होगा। जो सघन होगा घनियाइल रहेगा, उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा, और जब विरल होगा तो उसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा दोस्तों। प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल एवं तरंग दैर्घ्य घट जाती है। अगर विरल से सघन में जाइएगा तो चाल के साथ साथ तरंग दैर्घ्य भी घटता है, और सघन से विरल में जाइएगा तो तरंग दैर्घ्य और चाल दोनों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि विरल में प्रकाश तेजी से गमन करता है और सघन में प्रकाश धीमे धीमे गमन करता है, इसलिए प्रकाश का चाल जो है सघन में धीमे हो जाएगी और विरल में तेज हो जाएगी। और जिसमें चाल धीमा है वहां पे तरंग दैर्घ्य भी धीमा होगा, और जहाँ पे चाल कम है वहां पे तरंग दैर्घ्य भी कम होगा। तो सघन माध्यम में क्या होगा, चाल तरंग दैर्घ्य घट जाएगी, और विरल माध्यम में क्या होगा, बोल रहा है क्या कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कम जबकि विरल माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होगा, अधिक होगा, और तरंग दैर्घ्य भी अधिक होता है। और सघन माध्यम में तरंग दैर्घ्य और चाल दोनों क्या होगा, कम होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। क्वेश्चन दिया है क्या कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 वेग से तथा शेष आधा भाग v2 वेग से गति करता है तो उस पिंड का औसत वेग क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है, औसत वेग बोलिए या औसत चाल बोलिए, औसत वेग बराबर फॉर्मूला होता है क्या, 2 इंटू v1 इंटू v2 बटा में v1 प्लस v2। कब होता है ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब दूरी समान हो। देखिए बोल रहा है कि कुल दूरी का आधा भाग, मान लीजिए अगर दूरी है 10 मीटर की दूरी है तो 5 मीटर v1 वेग से जा रहा है और 5 मीटर भी v2 वेग से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दूरी समान है, यहाँ पे भी 5 मीटर ही जा रहा है, यहाँ पे भी 5 मीटर ही जा रहा है, दूरी समान है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि 2 गुना v1 इंटू v2 बटा में v1 प्लस v2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 2 इंटू v1 इंटू v2 बटा में v1 प्लस v2 हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है क्या कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि एक्स किरण को क्रिस्टल पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। एक्स किरणों को तरंगदैर्घ्य क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी का परिमाण की कोटि के समान होता है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है और अपेक्षाकृत क्रिस्टल के अंतर परमाणुिक दूरी के बराबर होती है। एक्स किरण के लिए क्रिस्टल पूर्णतः पारदर्शित होता है। सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों, कि एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी का परिमाण की कोटि के समान होता है। ठीक है, आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये तो वही बात लिखा है कि एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल के संरचना के अध्ययन किया जाता है, और क्रिस्टल संरचना के अध्ययन किया जाता है एक्स किरण का प्रयोग, कि क्रिस्टल का कैसा संरचना है। जैसे मतलब कोई ठोस है और उस ठोस में एक्स किरण प्रयोग किया, एक्स किरण को पास किया जाएगा तो एक्स किरण के द्वारा क्रिस्टल के बारे में पता चल जाएगा कि क्रिस्टल अंदर से कैसा है, उसके अणु की संरचना कैसी है, ये पता चल जाएगा एक्स किरण के जरिए, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्रिस्टल के अंतर परमाणुिक दूरी का परिमाण के कोटि के समान होता है। यह सिद्धांत एक्स किरण के विवर्तन के ब्रॉग नियम द्वारा सिद्ध किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि एक्स किरण की जो खोज किया था किसने, रोंटगेन ने किया था। कोमल या सॉफ्ट एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य जो होता है 4 एंगस्ट्रॉम होता है, और कठोर या हार्ड एक्स किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। कोमल या सॉफ्ट एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य जो होता है 4 एंगस्ट्रॉम होता है,
और कठोर या हार्ड एक्स किरण का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है दोस्तों। एक्स किरण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? शल्य क्रिया में किया जाता है, बोन का हड्डी का एक्सरे में किया जाता है, बेरियम मिल में किया जाता है, सीटी स्कैन में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, रेडियोग्राफी में किया जाता है, धातुओं की शुद्धता का पता लगाने में किया जाता है। धातुओं की शुद्धता का पता लगाने में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के नेत्र का रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा? ऑप्शन दिया है काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो रेटिना पर वास्तविक बनाएगा और लेटरल इन्वर्जन मतलब पार्श्व उल्टा बनाएगा। वास्तविक और पार्श्व उल्टा बनाएगा दोस्तों। ठीक है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना चूंकि पर्दे की भांति काम करता है, जो पर्दा होता है पर्दा की भांति काम करता है, इसलिए वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब तो बनेगा लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। और इसमें छड़ तथा शंकु कोशिका से यह बना होता है रेटिना। मनुष्य का रेटिना जो छड़ तथा शंकु कोशिका से बना होता है। रेटिना में जहां रॉड एवं कोन्स मतलब छड़ एवं शंकु की संख्या अधिक होती है वहां प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट बनता है। इस क्षेत्र को पीत बिंदु कहते हैं, येलो पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव नेत्र के रेटिना में बात करें अगर हम, तो रॉड्स का कार्य क्या है? छड़ का कार्य क्या है? कि प्रकाश की तीव्रता का नियमन करता है। प्रकाश की तीव्रता का नियमन कौन करता है? तो रड कोशिका, छड़ कोशिका। और शंकु कोशिका यानी कोन्स का कार्य क्या है? तो छड़ कोशिका का कार्य क्या है? शंकु कोशिका का कार्य क्या है? कि प्रकाश के रंग दृष्टि का नियमन कौन करता है? शंकु कोशिका। रंग दृष्टि का नियमन कौन करता है? तो शंकु कोशिका करता है। ठीक है, और जो है प्रकाश की तीव्रता का नियमन कौन करता है? तो छड़ कोशिका। छड़ कोशिका जो है प्रकाश के तीव्रता का नियमन करता है, छड़ कोशिका। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मानव नेत्र का रंग। मानव नेत्र का जो रंग है वो आइरिस पर निर्भर करता है, आइरिस पर निर्भर करता है। ठीक है, मानव नेत्र उत्तल लेंस होता है, इसका अपवर्तनांक होता है कितना? 1.46। 1.46 इसका अपवर्तनांक होता है। मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है दोस्तों? तो आगे से बाहर से उभरा हुआ होता है और अवतल लेंस अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, इसे हम अवतल बोलते हैं। इसे हम अवतल बोलते हैं। और ये जो है उत्तल होता है। ये लेंस कैसा होता है? उत्तल होता है। तो मानव नेत्र जो है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.46 एंगस्ट्रॉम 1.46 होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। नेत्र का जो आइरिस होता है वो आइरिस पर निर्भर करता है। क्या? नेत्र का रंग निर्भर करता है नेत्र के आइरिस पर। आइरिस ने जो है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? तो आइरिस करता है दोस्तों। आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मानव नेत्र की एक दिया हुआ है फिगर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे ये जो बाहरी अंडाकार संरचना है और ये जो संरचना दिया है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो दिया है, इसको हम बोलते हैं क्या? कॉर्निया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। और ये बीच का हिस्सा जो है ये इसको हम बोलते हैं प्यूपिल यानी पुतली बोलते हैं। आइरिस देखिए यही आइरिस है आपका, ये आइरिस है आपका। और यहाँ पे जलीय द्रव, कचाफ द्रव भरा रहता है, जलीय द्रव भरा रहता है, नेत्रोद भरा रहता है यहाँ पे, ताकि ये पारदर्शक होता है। और यहाँ पे ये जो है ये आपका सिलियरी मांसपेशिया है। आइरिस क्या करता है? तो ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है आइरिस। और सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है कि नेत्र लेंस को क्या करता है? स्टेबल करके रखता है, खींच के रखता है। जब जैसा जरूरत पड़ती है लेंस को अगर मोटा करना हो तो ये ढीला हो जाएगा, जिससे नेत्र लेंस थोड़ा मोटा हो जाएगा। और जब पतला होना जरूरत है तो ये खींचेगा, ऊपर में है, ऊपर तरफ खींच लेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? ये नेत्र लेंस पतला हो जाएगा। सिलियरी मांसपेशिया का यही काम है दोस्तों। यहाँ पे नेत्र लेंस भरा था, यहाँ पे भी पारदर्शक द्रव भरा रहता है, कचाफ द्रव बोलते हैं इसको। यहाँ पे जलीय द्रव भरा, नेत्रोद बोलते हैं इसको। नेत्रोद कहाँ भरा रहता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा रहता है। और कचाफ द्रव नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में कचाफ द्रव भरा रहता है। सॉरी दोस्तों। श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, ये श्वेत पटल है और कोराइड है ये बीच में। श्वेत पटल और रेटिना के बीच में ये खाली स्थान को कोराइड कहते हैं। ये है आपका रेटिना है, यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि पटल बोलते हैं इसको या फिर रेटिना बोलते हैं। और यहाँ से नेत्र का जो है दृक् तंत्रिका निकलता है या प्रकाश स्नायु, ये यहाँ से, ये क्या है आपका? दृक् तंत्रिका। ये मानव मस्तिष्क में जाता है, ये से जुड़ा हुआ होता है। चलिए दोस्तों, आपको मैंने इसके बारे में सभी चीजें बता दी।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण जो होता है में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सीमेंट का रंग तथा सुव्यवस्थित को सुधारना, एक समान मिश्रण बनाना, सेटिंग के दर को त्वरित करना, सेटिंग के दर को मंदित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, सेटिंग के दर को मंदित करना। अगर हम क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाते हैं तो इस सीमेंट के सेटिंग के दर को कम कर देता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बात करते हैं सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण को जिप्सम मिलाने के उद्देश्य क्या है? सेटिंग के दर जो है उसको कम क्या करता है? कम कर देता है। सीमेंट में कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट में क्या होता है? कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट के घटक क्या दिया है? कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, चूना दिया है, सिलिका दिया है, एल्यूमिना दिया है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 दिया है, MgO दिया है और जिप्सम दिया हुआ है दोस्तों। सीमेंट में चूने को दिए जाने पर चूने की मात्रा अधिक होगा तो सीमेंट में क्या हो जाएगा? जमने के बाद दरार पड़ जाएगा। एल्यूमिना की मात्रा अधिक होगा तो क्या होगा? तुरंत जमेगा। सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक होगा, सीमेंट क्या होगा? तुरंत जम जाएगा। और सीमेंट में चूने की मात्रा अगर अधिक होगी तो उसमें दरार पड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? ऑप्शन है मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेथेन। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वो मेथेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मेथेन है दोस्तों। मेथेन जो इसमें कितना है? 83% है और एथेन कितना होता है? 16% होता है दोस्तों। इसका मिश्रण मेथेन और इथेन का मिश्रण होता है ये प्राकृतिक गैस का। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? ऑप्शन दिया है आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल बनाने के लिए आवश्यक घटक यही है। क्लोरोफिल बनाने के लिए इसके बिना क्लोरोफिल का निर्माण होना असंभव है। मैग्नीशियम से क्या होता है? क्लोरोफिल का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अब कैल्शियम की। तो कैल्शियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कि हड्डी और दांत के निर्माण में, हड्डी निर्माण में और दांत निर्माण में, हड्डी और दांत के निर्माण में कैल्शियम का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? तो पोटेशियम का प्रयोग तंत्रिका और मांसपेशिया और हृदय के कार्य को बैलेंस रखता है। कौन? पोटेशियम। तंत्रिका मांसपेशिया और हृदय की गति को, तंत्रिका मांसपेशिया और हृदय की गति को नियंत्रित करता है। हृदय की गति को नियंत्रित करता है कौन? तो यह है पोटेशियम। गति नियंत्रित करता है कौन? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। फास्फोरस का काम कहाँ होता है? तो माचिस बनाने में, आतिशबाजी में फास्फोरस का प्रयोग होता है। आतिशबाजी में, माचिस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है कहाँ? क्लोरोफिल के निर्माण में। पौधों में क्लोरोफिल के लिए सहायक जो तत्व होता है कौन सा होता है? तो वो होता है मैग्नीशियम होता है दोस्तों। आइए बात करते हैं हम लोग आगे, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल जो है आपका सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। जब प्रकाश संश्लेषण होती है, फोटोसिंथेसिस होती है जब, तो क्लोरोफिल जो है आपका क्या करता है? सूर्य के कौन सा ऊर्जा को अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल जो है सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद यह ऊर्जा जो पत्ती में जो जल होते हैं, पत्ती के अंदर जो जल होते हैं उसको दो भागों में बांट देता है। कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो भागों में बांट देता है। इसमें जो हाइड्रोजन गैस जो है वो CO2 से साथ मिल जाता है। हाइड्रोजन गैस जो है CO2 के साथ मिलने के बाद क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। और उसके बाद जो ऑक्सीजन को जो है रंध्र के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। रंध्र के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। कौन? ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन और है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बनता है वो ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑप्शन है जल या फिर CO2, जल या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों,
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जल। ऑक्सीजन बनने का जो स्रोत है वो जल है, ना कि CO2 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं कि बोल रहा है कि मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल के बनने में सहायक है, कैल्शियम हड्डी की दांत बनाने में सहायक है, पोटेशियम तंत्रिका मांसपेशियां और हृदय की गति को नियंत्रित करने में सहायक होता है दोस्तों, फास्फोरस माचिस बनाने में, आतिशबाजी के निर्माण करने बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफिल जो है सूर्य की कौन सी ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद अवशोषित करने के बाद जल को दो भागों में तोड़ देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, और ऑक्सीजन ग्रंथ द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है दोस्तों। और ऑक्सीजन का जो स्रोत है कौन है, जल या फिर CO2, तो सही आंसर हो जाएगा कि जल हो जाएगा ऑक्सीजन का स्रोत दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, क्या होगा इसका सही आंसर, 212 डिग्री, 100 डिग्री, 40 डिग्री या -40 डिग्री। तो राइट आंसर होगा दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का तापमान दोनों क्या होता है, समान होता है। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का तापमान -40 डिग्री पर होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि तापमान के मापने के कितने स्केल होते हैं। तो देखिए डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, केल्विन होता है एक होता है फ़ारेनहाइट होता है, एक होता है र्यूमर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ हम लिखेंगे जल का हिमांक कितना होता है, जल का हिमांक कितना होता है। जल का हिमांक के बारे में बात करें, जल का हिमांक, तो यहाँ पे जल का क्वथनांक, क्वथनांक के बारे में बात करते हैं। जल का हिमांक कितना होता है डिग्री सी में, और आपका फिर केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर में। जल का डिग्री सी में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री होता है। केल्विन पे कितना होता है, 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है जल का हिमांक। जल का फ़ारेनहाइट पे कितना होता है हिमांक, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। र्यूमर कितना होता है, 0 डिग्री र्यूमर होता है। और क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सी पर क्वथनांक होता है जल का। और उसके बाद 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है। उसके बाद 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद फिर 80 र्यूमर होता है। जल का क्वथनांक र्यूमर में 80 होता है, और डिग्री सी में 100 होता है, केल्विन में 373 होता है, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपका दोस्तों, ये आपका होता है क्या, ये होता है निम्नतम, ये होता है निम्नतम तापमान, ये होता है निम्नतम तापमान होता है, निम्नतम टेम्परेचर हो गया, ये होता है महत्तम टेम्परेचर हो गया, ये होता है महत्तम टेम्परेचर हो गया दोस्तों। किसी भी चीज का महत्तम टेम्परेचर यही होता है। ये आपका सारा निम्नतम हो गया, ये आपका महत्तम हो गया दोस्तों। एक बार देख लीजिए, डिग्री से 0 से 100 तक होता है, केल्विन में आ जाएगा 273 से 373 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर में 0 से लेकर 80 डिग्री र्यूमर होता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं मानव का जो तापमान होता है, एक सेकेंड, मानव का जो तापमान होता है, मानव शरीर का जो ताप होता है कितना होता है, मानव शरीर का ताप जो होता है कितना होता है, 98.6 डिग्री, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। मानव ताप कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। संसार का, और 0 केल्विन या 273 डिग्री सी, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं परम शून्य ताप बोलते हैं हम लोग। इस ताप, संसार का सबसे न्यूनतम ताप होता है ये। यहाँ पे क्या होता है, गैस का आयतन शून्य होता है, और परम शून्य ताप पे जो है गैस क्या होता है, गैस आपका ठोस में बदल जाता है, गैस क्या होता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है परम शून्य ताप पे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, एक फॉर्मूला आता है, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला के बारे में, कि फॉर्मूला होता है क्या, C माइनस 0 बटा में 100 माइनस 0 बराबर हो जाएगा K माइनस 273 बटा में 373 माइनस 273 बराबर हो जाएगा F माइनस 32 बटा में 212 माइनस 32 बराबर हो जाएगा R माइनस 0 बटा में 80 माइनस 0 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। देखिए क्या लिखा है,
डिग्री सी है, डिग्री सी का यहाँ पे न्यूनतम बिंदु है, न्यूनतम तापमान है। यहाँ पे आपका 100 डिग्री तापमान है, महत्तम माइनस न्यूनतम, ऊपर में K माइनस 273 न्यूनतम तापमान, यहाँ पे महत्तम माइनस न्यूनतम 373 माइनस 373 आपका एक क्वथनांक हो गया, 273 आपका हिमांक हो गया। यहाँ पे भी फ़ारेनहाइट में देखिए न्यूनतम तापमान फ़ारेनहाइट क्या होता है, कहता है 32 डिग्री सेल्सियस, यहीं पे जल का हिमांक बिंदु होता है। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, 212 फ़ारेनहाइट पे क्या होता है कि जल का क्वथनांक होता है। तो 212 माइनस 32 हो जाएगा। यहाँ पे र्यूमर हो गया R माइनस 0, यहाँ पे 80 माइनस 0। देखिए जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जो महत्तम माइनस न्यूनतम, हमेशा नीचे में क्या होगा, महत्तम माइनस न्यूनतम होगा, जिसका होगा मतलब डिग्री सी है तो डिग्री सी का 100 माइनस 0 कर देंगे। केल्विन माइनस 273, ऊपर में तो न्यूनतम लिखेंगे ही, केल्विन माइनस 273, उसके बाद 373 माइनस 273, उसके बाद फ़ारेनहाइट में आएंगे तो फ़ारेनहाइट माइनस 32, 212 माइनस 32, र्यूमर में आएंगे, र्यूमर माइनस 0 और उसके बाद लिखेंगे 80 बटा में 80 माइनस 0 लिखेंगे दोस्तों। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे आप किसी भी चीज का डिग्री सी से केल्विन में, या फिर केल्विन से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से र्यूमर में, या फिर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों इस फॉर्मूला के जरिए। ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है दोस्तों। ऑप्शन दिया है आपका ओजोन, भारी हाइड्रोजन, भारी जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारी जल। भारी जल जो है आपका मंदक के रूप में कार्य करता है दोस्तों। अब आते हैं, देखिए नाभिकीय रिएक्टर की बात करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में तीन चीज होता है दोस्तों। एक होता है मंदक, दूसरा हो जाएगा आपका शीतलक। एक होता है मंदक, एक होता है शीतलक, एक होता है उत्तेजक। एक होता है क्या होता है दोस्तों, एक होता है उत्तेजक, सॉरी एक होता है क्या, नियंत्रक। ठीक है। तो मंदक के रूप में कौन कौन कार्य करता है, बात कर लेते हैं। मंदक के रूप में कार्य करता है कौन, मंदक के रूप में कार्य करता है आपको भारी जल हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल, गुरुजल, भारी जल, गुरुजल। ठीक है। ग्रेफाइट हो जाएगा। ये सब आपका मंदक के रूप में कार्य करता है। ग्रेफाइट मंदक के रूप में कार्य करता है। बात करते हैं शीतलक के रूप में कौन कार्य करता है। तो शीतलक के रूप में कार्य करता है सोडियम और पोटेशियम। शीतलक के रूप में कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में कौन कार्य करता है, सोडियम और पोटेशियम कार्य करता है। और उसके बाद आपका नियंत्रक के रूप में कार्य करता है कौन, नियंत्रक के रूप में कार्य करता है बोरोन और कैडमियम की छड़ लगाते हैं, यहाँ पे नियंत्रक का कार्य करता है। मंदक में क्या होता है, मंदक में होता है दोस्तों क्या, मंदक में हो जाता है न्यूट्रॉन की जो गति होती है, वो धीमी हो जाती है, न्यूट्रॉन की गति धीमी हो जाती है। शीतलक में क्या होता है, रिएक्टर को ठंडा करता है। शीतलक का कार्य क्या है कि ये रिएक्टर को क्या करता है, ठंडा रखता है, रिएक्टर को ठंडा रखता है। और आपका नियंत्रक का कार्य करता है क्या, नियंत्रक काम है एन अवशोषित कर देता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। आपका ये कंट्रोलर जो है न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। बात करते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं हम लोग, तो अंतिम उत्पाद क्या है, तो अंतिम उत्पाद क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। देखिए बोल रहा है क्या कि जो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ से कैसे ग्रहण करता है, पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को जो ग्रहण करता है, किस विधि द्वारा ग्रहण करता है, तो ये हो जाएगा विसरण विधि द्वारा ग्रहण करता है, विसरण विधि द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है। और ये जो है जल प्राप्त करता है, इस किस विधि द्वारा जल प्राप्त करता है दोस्तों, तो जल प्राप्त करता है आपका परासरण विधि द्वारा जल को प्राप्त करता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या कि जब ये जो क्लोरोफिल के माध्यम से, क्लोरोफिल जैसे क्या हम बोले, प्रकाश जैसे CO2 हो गया, और उसके बाद होता है क्या H2O, CO2 और H2O मिलके क्लोरोफिल के माध्यम से क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है, C6H12O6 बनाता है, और 6O2 बनाएगा,
और 6H2O बनाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको यहाँ पे भी 6 रहेगा, यहाँ पे 12H2O रहेगा। ठीक है, यहाँ हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया दोस्तों। 6CO2 और 12H2O मिलके क्लोरोफिल के माध्यम से 6H12O6 आपका ग्लूकोज का निर्माण करेगा, 6O2 बनाएगा, 6H2 बनाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण में जो है दो प्रकार का अभिक्रिया होता है। एक होता है प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और एक होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। एक होता है प्रकाशीय और एक होता है अप्रकाशीय अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया की बात करेंगे तो प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों, प्रकाशीय अभिक्रिया किस भाग में होता है, तो याद रखिएगा ग्राना वाले भाग में होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया किस भाग में होता है, तो ग्राना वाले भाग में होता है। और अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होता है किस भाग में होता है, स्ट्रोमा वाले भाग में होता है दोस्तों। स्ट्रोमा वाले भाग में अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है। याद रखिएगा, प्रकाशीय अभिक्रिया आपका ग्राना वाले भाग में होता है और अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है स्ट्रोमा वाले भाग में होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, यहाँ तक याद हो गया। CO2 ग्रहण करता है किससे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है CO2 ग्रहण करता है किस विधि से, विसरण विधि से। जल ग्रहण करता है किस विधि से, तो परासरण विधि से जल ग्रहण करता है। और इसका सूत्र हो गया ये प्रकाश संश्लेषण का, 6CO2 12H2O मिलके बनाएगा C6H12O6 आपका ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2। जो प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक होती है प्रकाशीय, एक होता है अप्रकाशीय। प्रकाशीय अभिक्रिया आपके ग्राना वाले भाग में होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है आपके स्ट्रोमा वाले भाग में होता है। और प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है दोस्तों वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि एस्बेस्टोस के कारण होने वाले प्रमुख रोग। एस्बेस्टोस के कारण होने वाले प्रमुख रोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एस्बेस्टोस के कारण होने वाले प्रमुख रोग क्या है, तो ऑप्शन दिया है एम्फेसेमा, लकवा पक्षाघात, प्रवाहिका, पेचिस। तो इसका सही आंसर होगा एम्फेसेमा दोस्तों। एम्फेसेमा एस्बेस्टोस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि इंसुलिन उत्पाद है, इंसुलिन उत्पादित होता है कहां से। ऑप्शन दिया है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पिताशय द्वारा, आंत द्वारा, या फिर पेंक्रियाज, या फिर इसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं उसके द्वारा। सही आंसर क्या है कि इंसुलिन उत्पादित होता है पेंक्रियाज के द्वारा। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है दोस्तों, तो पेंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है, पेंक्रियाज के द्वारा दोस्तों। चलिए बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंग्लिश इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो पेंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन जो स्रावित होता है, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं। इंसुलिन जो है उत्पादित होता है किसके द्वारा, पेंक्रियाज के द्वारा। पेंक्रियाज यानी अग्नाशय, पेंक्रियाज यानी अग्नाशय, पेंक्रियाज अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। और उसमें कौन सा सेल, तो बीटा सेल द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है दोस्तों। ठीक है, इसकी कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज, मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जब ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, उस बढ़ी हुई मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य करता है कौन, इंसुलिन। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य करता है कौन, इंसुलिन करता है दोस्तों। एक होता है पेंक्रियाज के द्वारा, मतलब अग्नाशय के द्वारा ही एक और हार्मोन का स्राव होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकागोन। उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकागोन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकागोन बोलते हैं दोस्तों। यह क्या होता है, इंसुलिन के विपरीत होता है। यह इंसुलिन के विपरीत होता है। यह क्या करता है कि जब ग्लूकोज का मात्रा जब कमी हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा की जब कमी हो जाती है तो यह क्या करता है, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लाइकोजेन को क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लाइकोजेन को बदल देता है किसमें, ग्लाइकोजेन बदल देता है किसमें, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को बदल देता है किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को नियंत्रित रखता है। ठीक है, ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों ही एक दूसरे के क्या है, विपरीत है दोस्तों। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों ही अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं पीयूष ग्रंथि द्वारा। पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि, यहाँ पे लिखा है सॉरी, वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, इसका नाम क्या है वृद्धि हार्मोन को, इसको या वृद्धि हार्मोन बोलिए या फिर सोमैटोट्रोपिन बोलिए। सोमैटोट्रोपिन, क्या नाम है इसका, सोमैटोट्रोपिन नाम है इसका। ठीक है दोस्तों, वृद्धि हार्मोन बोलिए या फिर आप इसको क्या बोलिए, सोमैटोट्रोपिन बोलिए। एक होता है
प्रोलेक्टिन 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 ये भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। प्रोलेक्टिन, जिसमें ये स्तनपान से संबंधित है दोस्तों। ये स्तनपान से संबंधित है, कौन सा हार्मोन है? तो प्रोलेक्टिन संबंधित है दोस्तों। ये भी दोनों हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है दोस्तों। ठीक है। पित्ताशय द्वारा क्या होता है? इसमें क्या होता है? पित्त का संग्रह होता है। पित्ताशय में क्या होता है? पित्त का संग्रह होता है। पित्त का संग्रह होता है कहाँ पे? पित्ताशय में। और पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो लीवर द्वारा, यकृत द्वारा। ठीक ना? स्राव कहाँ से होता है दोस्तों? तो यकृत द्वारा स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है दोस्तों? तो यकृत द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। स्रावित होता है या फिर उत्पादन भी होता है यकृत के द्वारा दोस्तों। ठीक है। बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, लिखा है मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कौन सी है? ऑप्शन है ह्यूमरस, उरुहस्ती, फिबुला, टिबिया, फिबुला, उल्मा, टिबिया एवं बहिर्पाशक्टिया। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? टिबिया और फिबुला जो है मनुष्य की पैरों की हड्डी है। कौन सा दे? टिबिया और फिबुला जो है मनुष्य के पैर की हड्डी है। आइए देख लेते हैं एक बार मनुष्य का कंकाल तंत्र। देखिए, ये स्कल है मतलब खोपड़ी है। ये खोपड़ी है। और इसमें ये खोपड़ी जो है किसमें बंद होता है? क्रेनियम के खोल में बंद रहता है दोस्तों। खोपड़ी किसमें बंद होता है? क्रेनियम के खोल में बंद होता है। यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे देखिए मैंडिबल दिया है, मैंडिबल दिया है यहाँ पे दिया है क्या? सर्विकल, यहाँ पे दिया है गर्दन में। ये देखिए, ये सर्विकल है, वर्टिब्रेटा है, सर्विकल वर्टिब्रेटा है। और यहाँ पे दिया है क्या? थायराइड, थोरैकिक वर्टेनम। उसके बाद यहाँ पे दिया है क्या? मैंडिबुलम, मैंडिबुलम है ये। स्कैपुला स्टर्नम, देखिए स्कैपुला ये है, स्टर्नम ये है। और रिब्स जो है, रिब्स की हड्डियां जो है ये सब रिब्स की हड्डियां है। ये सब क्या है? रिब्स की हड्डियां है। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, कहाँ क्या लिखा है दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है हमको। देखिए हाथ में, देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए केहनी के पास जो हड्डी है ये हर्नस है। यहाँ पे ये जो हड्डी है, ये आपका जो है हड्डी है, ये दो हड्डी है। यहाँ पे एक है ये अल्ना, एक होता है रेडियस, ये होता है रेडियस। और एक होता है पेल्विक, एक होता है पेल्विक, एक होता है हड्डी क्या? ये होता है ये वाला हड्डी जो है यहाँ पे, ये हो गया कौन? दोनों हड्डी क्या है? पेल्विक हड्डी है ये। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हार्ट क्या दी? देखिए कार्पल हो गया, ये कलाई की हड्डी को कार्पल बोलते हैं। उसके बाद जो हथेली की हड्डी उसे मेटाकार्पल बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं ये क्या लिखा है? फ्लेंजेस। फ्लेंजेस जो है आपके उंगली की हड्डी को बोलते हैं फ्लेंजेस। उंगली की हड्डी को फ्लेंज बोलते हैं। मेटाकार्पल आपका कलाई की हड्डी, कलाई बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? तलवा, तलवा बोलते हैं, सॉरी। मेटाकार्पल, इसको हथेली की हड्डी को बोलते हैं क्या? मेटाकार्पल। और कलाई की हड्डी को बोलते हैं कार्पल। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पे, यह है आपका जांघ की हड्डी, जिसको बोलते हैं हम लोग फीमर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी होती है। यहाँ पे ये जो आपका टखना है, ये इसको बोलते हैं पटेला। और ये देखिए आपका जो पैर की हड्डी में जो बड़ी हड्डी है, इसको बोलते हैं टिबिया। और जो पतली हड्डी है उसको बोलते हैं फिबुला। तो ये पैर की हड्डी में टिबिया और फिबुला है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे टर्सरी है, यहाँ पे टार्सल है, टार्सल है। और ये जो है मेटाटार्सल है। और इसके बाद ये लिखा है क्या? फ्लेंजेस, यह भी है फ्लेंजेस। ठीक है दोस्तों, याद रखिए टार्सल मेटाटार्सल पैर की टखना की ये हड्डी है। और यहाँ पे मेटाटार्सल जो है आपका पंजा की हड्डी है। और ये है फ्लेंजेस जो है आपका उंगली की हड्डी है। ठीक है। और टिबिया फिबुला आपका पैर की हड्डी है। पटेला आपके घुटने का चक्र है पटेला। फीमर जांघ की हड्डी है। फ्लेंजेस हाथ की उंगली है। मेटाकार्पल जो है आपका, कार्पल और मेटाकार्पल क्या है? कलाई की हड्डी है, हाथ की कलाई की हड्डी है। और हाथ के जो पंजा है उसका हड्डी है कौन? मेटाकार्पल है। और रेडियस अल्ना हाथ की हड्डी है। ठीक है। उसके बाद आप ये रिब जो है आपका, ये पसली को रिब बोलते हैं। स्टर्नम जो है आपका, ये बीच वाला स्टर्नम हो गया दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आते हैं ये आपका मैंडिबल हो गया, ये आपका ये मैंडिबल हो गया, ये स्कल क्रेनियम का खोल हो गया। उसके बाद बोलते हैं क्या यहाँ पे कि सर्विकल वर्टिब्रेन यहाँ पे है ये। ठीक है दोस्तों। चलिए, याद हो गया आपको इतना बातें, थोड़ा बहुत अंदाजा मिल गया होगा कौन सा हड्डी कहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगर हम विटामिन ए की कमी से होने वाला, विटामिन ए की कमी के कारण होता है क्या? विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए की कमी के कारण होता है क्या? ऑप्शन दिया है बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी कारण होने वाला रोग होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा विटामिन के बारे में देख लेते हैं। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि वसा में घुलनशील होते हैं,
वसा में घुलनशील, और एक होता है क्या, जल में घुलनशील। तो जल में वसा में घुलनशील कौन कौन होता है, तो विटामिन ए, डी, के और ई, ये जो है वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी तथा विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है दोस्तों। विटामिन बी तथा विटामिन सी किसमें है, जल में घुलनशील है। और विटामिन ए डी के ई जो है वसा में घुलनशील है। विटामिन ए जो है उसका वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसका नाम क्या है, रेटिनॉल है, रेटिनॉल है। और विटामिन डी का नाम क्या है, विटामिन डी का है आपका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन के का नाम क्या है, तो यह है नेफ्थाक्विनोन, 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 नेफ्थाक्विनोन। विटामिन के का नाम क्या है, नेफ्थाक्विनोन। विटामिन ई का नाम क्या है, टेकोफेरोल। विटामिन ए का नाम क्या है, ई का नाम क्या है, टेकोफेरोल, टेकोफेरॉल। ये सभी वसा में घुलनशील है। ए का रेटिनॉल, डी का कैल्सीफेरॉल, के का नेफ्थाक्विनोन, ई का टेकोफेरॉल। विटामिन ए से होने वाले रोग कौन कौन सा है दोस्तों, विटामिन ए से होने वाले रोग, विटामिन ए से होने वाले जो रोग हैं वो आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में बोलते हैं क्या, कि नाइट ब्लाइंडनेस को होता है रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में बोलते हैं क्या, रतौंधी। रतौंधी होता है ए की कमी से होता है, या फिर जेरेप्थाल्मिया, या फिर एक रोग होता है जेरेप्थाल्मिया। जेरेप्थाल्मिया जो होता है ये भी आपका जेरेप्थाल्मिया रोग होता है, विटामिन ए की कमी कारण होता है जेरेप्थाल्मिया। उसके बाद विटामिन डी कारण होता है कौन सा, दो होता है, एक वयस्क में भी होता है, एक बच्चों में होता है। वयस्क में कौन सा होता है, तो वयस्क में होता है ऑस्टोमलेशिया। वयस्क में होता है विटामिन डी कमी कारण होता है ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया होता है, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया होता है विटामिन डी कमी कारण। और बच्चों में होता है, बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो बच्चों में होता है रिकेट्स। बच्चों में कौन सा होता है दोस्तों, रिकेट्स होता है। बच्चों में रिकेट्स बीमारी होता है विटामिन डी कारण। विटामिन डी कारण वयस्क में होता है ऑस्टोमलेशिया, बच्चों में होता है रिकेट्स होता है, एक कारण रतौंधी और जेरेप्थाल्मिया होता है। विटामिन के जो है आपका रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। उसके बाद विटामिन ई जो है जनन क्षमता बढ़ाता है। विटामिन ए क्या करता है, जनन क्षमता बढ़ाता है दोस्तों। जनन क्षमता बढ़ाता है कौन, विटामिन ए, विटामिन ई। उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी और विटामिन सी में। विटामिन बी को बोलते हैं क्या, थाइमीन, थाइमीन बोलते हैं। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थाइमीन बोलते हैं, थाइमीन होता है। इसमें कौन सा रोग होता है इसके कमी से, तो इसके कमी से होता है विटामिन की बी की कमी से बेरी रोग होता है दोस्तों। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है, जिसमें भूख मर जाती है विटामिन बी में। उसके बाद बात करें विटामिन सी। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है इसका। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका, कि वायु का वेग संबंधित है किससे, वायु का वेग संबंधित है किससे दोस्तों, तो वायु का वेग संबंधित है, ऑप्शन दिया है पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, दाब प्रवणता से, या तापमान से। सही आंसर हो जाएगा क्या, दाब प्रवणता से। वायु का वेग किससे संबंधित है, दाब प्रवणता से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है कहाँ पे। ऑप्शन दिया है आपको, अधिवृक्क, अधिवृक्क, थायराइड, थाइमस, या फिर पित्ताशय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला कौन सा ग्रंथि से निकलता है हार्मोन, तो अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि से मानव के अंदर रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। अधिवृक्क के बारे में जानते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि से जो होता है, कि इसके अंदर जो है अधिवृक्क में जो है सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो है मानव शरीर में कहाँ स्थित रहता है। तो मानव शरीर में ये जो है किडनी के दोनों ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर चिपका रहता है, दोनों किडनी के ऊपर ये स्थित रहता है, किडनी के ऊपर स्थित रहता है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है दोस्तों। अधिवृक्क ग्रंथि की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 होती है। ठीक है, और ये जो है किडनी को 2 बराबर भागों में बांटता है। कौन कौन, मेडुला और कॉर्टेक्स। यहाँ से मेडुला और कॉर्टेक्स। और नेक्स्ट बात करते हैं, मेडुला से कौन सा, मेडुला से ही निकलती है कौन सी ग्रंथि, हार्मोन निकलती है, एड्रीनलिन ग्रंथि।
एड्रीनलिन हार्मोन निकलती है, एड्रीनलिन हार्मोन निकलती है मेडुला से, एड्रीनलिन हार्मोन निकलती है। और जो कि इसको क्या कहते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन बोलते हैं। एड्रीनलिन को क्या बोलते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे बोलते हैं, एड्रीनलिन को, एड्रीनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन बोलते हैं दोस्तों। ये जो है क्या करता है, एड्रीनलिन हार्मोन क्या करता है, यही आपको रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यही आपको रक्तचाप को क्या करता है, नियंत्रित करता है दोस्तों। कौन सा हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। और ये कहां से निकलता है, तो अधिभीक ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बार मैं देख लेता हूं, इसके बारे में हमने नहीं बताया था। वायु का वेग संबंधित है किससे, दाब प्रवणता से। ठीक है, बात करते हैं दाब प्रवणता जो है, चक्रवात दाब प्रवणता क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि चक्रवात या फिर प्रति चक्रवात इसी से उत्पन्न होता है। चक्रवात या फिर प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात या फिर चक्रवात इसी से उत्पन्न होता है दोस्तों। उत्पन्न होता है किसे, दाब प्रवणता से उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं हम लोग, जब आंतरिक दाब, आंतरिक दाब कम, आंतरिक दाब क्या होती है, कम होती है। और बाह्य दाब जो होता है, बाह्य दाब जो होता है वो अधिक होता है, बाह्य दाब अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो उसे क्या होता है तो और गति क्या होती है, गति होती है बाहर से अंदर की ओर गति होने लगती है। वायु की गति कैसी होती है, बाहर से अंदर की ओर। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं दोस्तों। जब आंतरिक दाब कम हो जाता है और बाह्य दाब अधिक हो जाता है और वायु की गति जो होती है बाहर से अंदर की ओर होती है, उसे हम कहते हैं चक्रवात कहते हैं। और जब इसका उल्टा होता है उसे हम कहते हैं प्रति चक्रवात। वायु की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, वायु की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो एनीमोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु की गति मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, गति की दिशा को मापने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, गति दिशा मापने के लिए। तो गति की दिशा को मापने के लिए प्रयोग करते हैं विंड मिल का, विंड मिल का प्रयोग करते हैं। गति दिशा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, विंड मिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित है किससे, धूल कणों से, हार्डवेयर से, प्रोग्राम से, इनमें सभी से। सही आंसर क्या हो जाएगा, कि कंप्यूटर में जो वायरस संबंधित है किससे, प्रोग्राम से संबंधित दोस्तों, प्रोग्राम से संबंधित है। कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है, प्रोग्राम से संबंधित है। बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो वायरस है कंप्यूटर वायरस, सबसे पहला वायरस जो होता है कंप्यूटर वायरस कौन सा था, सबसे पहला वायरस जो कौन था, पहला वायरस का नाम क्या था दोस्तों, क्रीपर, क्रीपर वायरस था, क्रीपर वायरस था सबसे पहला वायरस। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहला वायरस कौन था कंप्यूटर वायरस, तो उसका नाम क्या था, क्रीपर था, क्रीपर वायरस था सबसे पहला वायरस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट जो है अधातुएं प्रांत विद्युत के कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में दिया है यहाँ पे, ये कार्बन का एक प्रतिरूप है, इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह भंगुर है, प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है। सही आंसर होगा क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है उसमें कार्बन, उसमें क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट के अंदर जो होता है शिथिलता पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं हम लोग ग्रेफाइट की। तो क्या है ग्रेफाइट, क्या है ये, ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, ग्रेफाइट आपका एक कार्बन का अपरूप है। ये क्या है, ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का क्या है, ये अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप है। और इसको काला शीशा के नाम से भी जानते हैं, इसको क्या जानते हैं, काला शीशा के नाम से भी जानते हैं। किसको, ग्रेफाइट को जानते हैं काला शीशा के नाम से। और इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है षटफलकीय, इसका आकार क्या होता है, षटफलकीय आकार होता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, इसका संस्करण जो होता है sp2 संस्करण का होता है, ये sp2 संस्करण का होता है। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं किसमें, पेंसिल में, पेंसिल के लीड में, और कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रोड के निर्माण में, इलेक्ट्रोड के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोड के निर्माण में करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। कार्बन के वैसे दो अप्रूप होते हैं, कार्बन के दो अप्रूप होते हैं दोस्तों। कैसा कैसा होता है, एक रवादार अप्रूप होता है, रवादार अप्रूप होता है, और एक होता है बेरवादार अप्रूप होता है, एक होता है बेरवादार अप्रूप होता है। ठीक है, रवादार अप्रूप में क्या आ जाएगा, हीरा आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा, ये सब रवादार अप्रूप है, हीरा, ग्रेफाइट, और आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन आ जाएगा। ये सब कार्बन के रवादार अप्रूप है दोस्तों। और बेरवादार अप्रूप की बात करें तो कैसा हो जाएगा बेरवादार अप्रूप, तो बेरवादार अप्रूप में हो जाएगा कोयला,
कोयला आ जाएगा, बेरावादार अप्रूफ हो जाएगा, कोक हो जाएगा, चारकोल हो जाएगा। ये सब क्या है, बेरावादार अप्रूफ है दोस्तों। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। रवादार अप्रूफ में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। बेरावादार अप्रूफ में आ जाएगा कोयला, कोक, चारकोल आ जाएंगे। ठीक है, और ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अप्रूफ है। इसे काला शीशा के नाम से जानते हैं। इसका आकार जो होता है आकार फलकीय होता है। यह sp2 संस्करण का होता है। इसका उपयोग पेंसिल में इलेक्ट्रोड निर्माण में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहीं तक था सेट 1 के अंदर जो है 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो था, ये साइंस था हमारा। और इससे जो भी फैक्ट बने इर्द गिर्द उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया दोस्तों। और आपको वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अच्छा कैसा लगा, क्या गलती रही उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों जरूर, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो तुरंत पहले मिले। और हम लोग एक बात कर रहे हैं कि हम लोग जो रुक्मिणी प्रकाशन है, रुक्मिणी प्रकाशन का बुक का हम यहाँ पे डिस्कशन कराते हैं दोस्तों। जो उसमें डिस्कशन में लिखा हुआ है एज इट इज वही डिस्कशन यहाँ पे भी रहता है दोस्तों। और अगर आप बुक ले लिए होंगे तो बुक से सेट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और सेट लगाने के बाद आप सीधे हमारे चैनल पे आके हमारे वीडियो को देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है और यहाँ पे 2011 से 2025 तक का क्वेश्चन बैंक जो है टोटल 14 सेट है इसमें। और 14 सेट हम करा के ही दम लेंगे, पूरा बुक खत्म करवा देंगे दोस्तों। और आप यकीन मानिए, आप एक बार बुक खत्म कर दीजिए, उसके बाद आपके अंदर इतना सारा फैक्ट रहेगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर करेंगे आप दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लगे रहिए। और बिहार एसएससी के लिए आपको शुभकामनाएं हैं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं दोस्तों कि आपका एग्जाम क्लियर होगा और वाकई में क्लियर होगा। आप यदि मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं लेके रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।